तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डे 73 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। दिस इज आर LOL सीरीज, लॉट्स ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, और डेली वो भी पीवाईक्यूज के थ्रू। और इतने सारे दिन अपने पीवाईक्यू के रिसर्च के ऑलरेडी हो चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के अपने इकोनॉमी के पीवाईक्यूज के साथ। और जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि ये हमारे सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस की सीरीज नहीं है भाई साहब, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव पूरा रिवीजन, ठीक है, पूरा रिवीजन मिलेगा हर कॉन्सेप्ट का, हर एक का, ठीक है, जो भी चीजें करंट अफेयर में न्यूज में थी और जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उस पैटर्न को यहाँ पे हम समझेंगे साथ में। राइट, ये 2021 के पीवाईक्यू में हम पहुंच चुके हैं इकोनॉमी के। पढ़ते हैं चीजों को। ये जो है, ये क्वेश्चन है कैजुअल वर्कर्स पे। 2021 में पूछा गया था कि इंडिया में जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉय किए गए हैं, इनके बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, पहला कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। दूसरा, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तीसरा, गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री कैन पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। देखो, ये जो कैजुअल वर्कर वाली चीज यहाँ पे स्पेशली डाली गई क्योंकि जो आपके जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में जो आया, इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में कैजुअल वर्कर्स को इस बार इंक्लूड किया गया था। इससे पहले दे वर नॉट, आई मीन, एंटाइटल्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी स्पेसिफिकली। राइट, कैजुअल वर्कर्स। तो अब इन कैजुअल वर्कर्स के बारे में इन स्टेटमेंट्स को जरा ध्यान से पढ़ो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। यहाँ से वो दो नॉलेज आपसे एक साथ पूछ रहा है, एक तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की, एक आपसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, जो उनकी रेगुलेशन है उनकी साथ में यहाँ से वो आपसे नॉलेज पूछ रहा है। एक्चुअल में इस एंटाइटल्ड वर्क की वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। और दिस इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स। आंसर इज 2 and 3 ओनली। एंटाइटल्ड एक वर्ड की वजह से, अगर यहाँ पे एलिजिबल लिखा होता, अगर यहाँ एलिजिबल लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही थी, लेकिन यहाँ पे एंटाइटल्ड लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाई? क्योंकि ईपीएफओ के कुछ रूल्स हैं। रूल ये कि भाई साहब, जो भी कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी मोर देन 20 एम्प्लॉयज, ठीक है, वो अपने पास रखती है, उन्हें मैंडेटरली, ठीक है, उन्हें मैंडेटरली रजिस्टर करना पड़ेगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो, ये एम्प्लॉयज जो प्रोविडेंट फंड रहता है, इस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में बराबर का कंट्रीब्यूशन आता है आपके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से। राइट, ये 12-12% का कंट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर से। अब ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर आपको अपने राइट फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए अगर रजिस्टर करना है तो मैंडेटरी है सिर्फ उन कंपनियों के लिए जो 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज को, यार ये दिस पेन टैब समटाइम्स सक्स, ओके, तो जो 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रही है उनके लिए मैंडेटरी है, उन कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है। राइट, और कंपनीज लेस देन 20 एम्प्लॉयज दे कैन वॉलंटरली, ठीक है, रजिस्टर हियर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, and all employees drawing their salary are eligible for EPF, whether they are your casual workers, whether they are permanent workers, सबको EPF में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबिलिटी है। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात कि जो एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशंस में रह रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, बेसिकली उन एम्प्लॉयज, मतलब 20 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉय करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उन एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से कम है, याद रखना ये लेस देन है, लेस देन 50,000 से अगर उनकी सैलरी आपकी कम है तो उन्हें ईपीएफ में रजिस्टर करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वॉलंटरी। तो हमने यहाँ पे क्या चीजें देखें? नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप। एक टाइप वो जो 20 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयज को अपने पास रख रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है ईपीएफओ में रजिस्टर करना। और उनमें भी सिर्फ उन उन एम्प्लॉयज को जिनकी 15,000 से ज्यादा, जिनकी 15,000 से कम की सैलरी है, राइट, उनको यहाँ पे मैंडेटरी है एक तरीके से रजिस्टर करना। सो एंटाइटलमेंट किसकी हुई? जिसकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। आर ऑल एंटाइटल्ड? नो। आर ऑल एलिजिबल? यस। समझ रहे हो? एंटाइटल मीन्स you can claim it as a matter of right. Can casual workers working in an organization having less than 20 workers, can they
क्लेम देयर एंटाइटलमेंट? नो। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट एक वर्ड की वजह से आपकी गलत हो जाती है। बाकी इसमें सब सही स्टेटमेंट्स है कि कैजुअल वर्कर को आपको ओवर टाइम भी पे करना पड़ेगा, नॉर्मल वर्किंग आवर पे भी पे करना पड़ेगा, एंड देन गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ये बात बिल्कुल सही है। ये सब चीजें आपके कोड ऑन वेजेस में और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में ये सब चीजें लिखी हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। तो रिसेशन के बारे में बेसिकली 2020 में 2021 में रिसेशन आया, तो उसी पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि हमें अगर अपने रिसेशन से बेसिकली एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अगर हमने अपनानी है तो इनमें से कौन सा काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर होगा। अब काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर क्या होता है? इकोनॉमी के चलते हैं कुछ साइकिल्स, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। काउंटर साइक्लिकल कौन सा होगा? मान लो अगर इकोनॉमी बूम कर रही है तो कुछ ऐसा मेजर जो उसे स्टेबिलाईज करे, नीचे ले आए, वो आपका काउंटर साइक्लिकल होगा। प्रो साइक्लिकल कौन सा होगा? मान लो इकोनॉमी बूम करे जा रही है या फिर इकोनॉमी फॉल करे जा रही है, यहाँ पे इकोनॉमी है, ठीक है, अब आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जो इसे इस साइकिल को और ज्यादा एस्केलेट करेगा, मतलब फॉल कर रही है तो और ज्यादा फॉल करेगी, है ना, ग्रो करे कर रही है तो और ज्यादा ग्रो करेगी और बूम करेगी, राइट। तो इस टाइप के जो इफेक्ट है उसे हम प्रो साइक्लिकल कहेंगे। काउंटर साइक्लिकल जो साइकिल के अगेंस्ट चले। तो यहाँ पूछ रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे काउंटर साइक्लिकल इफेक्ट कौन सा होगा। डेफिनेटली रिसेशन मतलब डिमांड की कमी हो रही है, आपको बस डिमांड इंक्रीज करनी है किसी तरीके से। सो कट इन द टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हो? अब देखो टैक्स रेट में अगर आपने कट किया तो डेफिनेटली लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, बट एट द सेम टाइम आपने इंटरेस्ट रेट में राइज, है ना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए, तो उनके पास पैसा अब कम आएगा। क्यों? क्योंकि लोन वो कम लेंगे। तो ये तो एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, स्टैंड बाय मोड में रखो। अगला, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। ये भी एकदम ठीक है, सेम इफेक्ट इसका भी रहेगा। एक तरफ आप पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ले रहे हैं। अगला कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अब रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से तो भाई साहब आप अगर पब्लिक प्रोजेक्ट में कम एक्सपेंडिचर करेंगे तो लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें कम होगी। तो ये तो आप इसे नेग्लेक्ट ही कर दो। सो आंसर इज बी, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। ये उस टाइम पे बात भी की जा रही थी। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कही गई कि हाँ आपको जो है इंक्रीज करना चाहिए एक्सपेंडिचर, इसीलिए वो 20 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो मास्टर प्लान आया था वो भी उसी वजह से आया था। अब देखो जिन लोगों को, अगर आपको दिक्कत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में, अगर राइट यू आर लेस कॉन्फिडेंट, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। कोर्स इज ऑलरेडी लाइव, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे साइंस एंड टेक के लिए कवर हो रहे हैं। पूरा साइंस एंड टेक का राइट फुल सिलेबस का कवरेज एंड ऑल करंट अफेयर्स जो कि लास्ट 2 ईयर्स में न्यूज में थे, और वो भी सिर्फ सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं कि बल्कि जितना मर्जी जो जो हाथ में आए वो दिया जा रहा है, नो। राइट, जो मुझे खुद लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जा रही है। यू कैन ज्वाइन दिस, रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल। राइट, नेक्स्ट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। राइट, दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। और इसी इसी लैंग्वेज में अब वो चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंट एग्जाम में भी, कि अगर बाकी चीज़ों को स्टेबलाइज रखो तो मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ। गुड के लिए मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगी? नंबर वन, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस। राइट, इसका जो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट क्या होता है बेसिकली, आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, कि प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अगला, गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड इट्स प्राइस फॉल्स। देखो भाई साहब, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये तो सीधे आप एलिमिनेट कर दो भाई। अगर आपको ये जानना ही नहीं है कि इंफीरियर गुड क्या है। अगर मान लो शूज दो तरीके के होते हैं, एक लेदर के शूज, एक प्लास्टिक के शूज, राइट। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली यू विल प्रेफर बाइंग लेदर का शू। प्लास्टिक शू की डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो इसे तीन को एलिमिनेट कर दो बस। तीन गया, ठीक है, तीन गया, तीन गया, आंसर आपका आ ही गया। बाकी आपने समझना ही नहीं है। समझ लो। अब देखो ये सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट क्या होता है बेसिकली, मान लो पेन है और पेंसिल है। पेंसिल के प्राइस अगर बढ़ गए तो पेन के प्राइस भी बढ़े, पेन की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि पेंसिल तो अब महंगी हो गई है। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली अगर किसी एक चीज की सब्सटीट्यूट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, उसकी जो डिमांड है वो वो भी बढ़ेगी, राइट। अब प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट माने कि मान लो आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में बैटरी लगती है, अगर दोनों डिटैचेबल हो तो अगर बैटरी के प्राइस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मोबाइल फोन विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। तो मोबाइल फोन के आपके जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इट्स प्राइस फॉल्स, ये तो
ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ की कीमत घटेगी उसकी डिमांड तो बढ़ी जाएगी मार्केट में। लेकिन भाई साहब, ये सामान्य गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती है प्रो गुड, जिसका जितना प्राइस राइज होता है, जिसकी जितनी कीमत होगी उसकी उतनी डिमांड होगी, राइट? जैसे सुपरस्टार्स, जैसे सुपर टीचर्स, है ना? ये जो चीज़ें आजकल चल रही है, जैसे कोचिंग में कुछ सुपर टीचर्स हैं, इनके जितने प्राइसेस बढ़ेंगे, जितने महंगे कोर्सेज होंगे, उतना इनके कोर्सेज बिकेंगे, राइट? सो ये कुछ एक इफेक्ट रहते हैं, जिन इफेक्ट्स को हमें स्टडी करना है। पहले गुड्स के टाइप्स पहले समझो। देयर आर सर्टेन गुड्स लाइक गिवन गुड्स, वेबलन गुड, फ्री गुड, राइट? इन सब चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। गिवन गुड क्या होता है बेसिकली? दिस इज बेसिकली अ लो इनकम गुड। देखो, ये बिल्कुल आपके इन्फीरियर गुड की तरह होता है, राइट? लेकिन इन्फीरियर गुड इज यूजुअली रिप्लेसेबल, जैसे प्लास्टिक का शू एंड योर, ठीक है, योर चमड़े का शू, लेदर का शू। इन्फीरियर गुड इज रिप्लेसेबल बाय अ सुपीरियर गुड। लेकिन ये जो गिवन गुड होते हैं, बिल्कुल लो इनकम गुड ही होते हैं, लेकिन दे आर नॉन रिप्लेसेबल। समझ रहे हो? दे आर नॉन रिप्लेसेबल। फॉर एग्जाम्पल आलू, आलू आपको खाना ही पड़ेगा, भुर्जी आलू की ही अच्छी बनेगी, समझ रहे हो? प्याज आपको खाना ही पड़ेगा, क्या ये लग्जरी गुड है? प्याज क्या लग्जरी है? नो। लेकिन ये आपको खाना ही पड़ेगा। अब गिवन गुड के भी जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं, वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है, राइट? वो क्यों? फियर फैक्टर की वजह से। तो ये कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके जैसे ही अगर प्राइस बढ़े, तो मार्केट में फियर आ जाता है कि भाई साहब, हमारे जो एसेंशियल्स हैं वो महंगे हो गए हैं, इसलिए होर्डिंग वगैरह इनकी शुरू हो जाती है। इसीलिए नॉर्मली देखा गया है कि जो गिवन गुड्स हैं, इनके प्राइस राइज के साथ इनके डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है एकदम से। वेबलन गुड इसके बिल्कुल उल्टा होता है, वेबलन इफेक्ट, है ना? वेबलन इफेक्ट होती है, वेबलन गुड होती है लग्जरी गुड्स, जैसे, है ना, ऑडी की कारें होगी, पोर्शे की कारें होगी। अगर पोर्शे अपनी कार की कीमत बहुत घटा दे, 25 लाख की कर दे, उसे कोई नहीं खरीदने वाला, कोई उसे इज्जत नहीं देगा। जैसे फॉर्च्यूनर है, पहले 20-25 लाख की, 25 लाख की आ जाती थी। अब उनका मन किया भाई, उन्होंने 50 लाख की बना दी, 60 लाख की बना दी, फिर भी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पीपल कंसिडर इट एज अ लग्जरी आइटम। तो वेबलन गुड की भी डिमांड बढ़ेगी तब, अगर अगर इसकी प्राइसेस बढ़ते हैं तो, राइट? अब ऐसा ही एक दो इफेक्ट होते हैं आपके, राइट? देयर आर टू इफेक्ट्स, दैट इज नंबर वन, देयर इज स्नॉब इफेक्ट, राइट? यार, ये आज पेन बिल्कुल नहीं चल रहा है। नंबर वन इज स्नॉब इफेक्ट, ठीक है, स्नॉब इफेक्ट। एंड नंबर टू इज योर, ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन, ठीक है, मैं बी लिख रहा हूँ यहाँ पे, बैंड वैगन इफेक्ट। ये बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली? बैंड वैगन इफेक्ट होता है फैशन में रहना, ठीक है, फैशन में रहना। अगर कोई चीज़ फैशन में है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ फैशन में है या फिर बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर है ना, जैसे नायका है, नायका की डिमांड बढ़ी क्योंकि बहुत सारे लोग इसे, ठीक है, खरीद रहे थे, राइट? दैट इज बेसिकली योर, जो चीज़ फैशन में है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसकी डिमांड नॉर्मली बढ़ जाती है। जैसे वो फटी हुई, कटी फटी वाली आजकल जो जीन्स चल रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि ये फैशन में है। स्नॉब इफेक्ट इसका उल्टा होता है। अगर कोई चीज़ फैशन में आ गई, ऑर्डिनरी लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, उसकी डिमांड घटेगी, समझ रहे हो? दैट इज योर स्नॉब इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हीरा अगर सभी ने, राइट, हीरा इज अ स्नॉब इफेक्ट को डिस्प्ले करने वाला गुड। अगर हीरा सभी ने खरीदना शुरू कर दिया, भाई साहब, इसकी डिमांड घट जाएगी, हीरे को कोई इज्जत नहीं मिलेगी, सोने को कोई इज्जत नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? देन आता है फ्री गुड। फ्री गुड ऐसी गुड नहीं होती है जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो, नो, लेकिन जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली योर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एडॉप्टिंग एन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो आपने अडॉप्ट किया है, ठीक है, इसे मैंने कहा ऑप्शन वन। और ऑप्शन जो आपने अडॉप्ट नहीं किया, उसे हम कहेंगे ऑप्शन टू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन वन आपका क्या था कि मैं पानी पी लूँ, ठीक है, पानी आपको कितने का मिल रहा है? 5 रुपए का, है ना? ऑप्शन टू आपके पास था कि आप जूस पी लो, जूस कितने का था आपका? 10 रुपए का, राइट? आपने जो है, इस पानी पीने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी अवॉइड करी? -5। इट मीन्स आप एक तरीके से प्रॉफिट में हो, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली जो कॉस्ट आपने इनकर करी है उस ऑप्शन के लिए जो आपने चूज किया मार्केट में, कंपेयर टू द ऑप्शन जो कि फॉरगॉन है, जो आपने लीव किया। उससे आपको पॉजिटिव कॉस्ट भी आ सकती है, नेगेटिव कॉस्ट भी आ सकती है। ऑब्वियसली नेगेटिव कॉस्ट वुड मीन, ठीक है, रिलेटिव प्रॉफिट। तो ये जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब ये जीरो हो जाए, दैट इज योर फ्री गुड। फॉर एग्जाम्पल, हवा, आप सांस ले रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? नहीं, लेनी ही थी भाई आपको। पानी पी रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? नहीं, नहीं, लेनी ही थी आपको, आपके पास इसका ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो ऐसी गुड्स जिसमें कोई कंपटीशन ना हो, ये फ्री गुड्स में कोई भी आपका कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है?
दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव गुड्स। ये ऐसी गुड्स होती हैं जिसमें कंपटीशन ना हो, और इस अगर आप इसे एक्सेस करते हो तो दूसरों के लिए इसकी लिमिट ना हो, है ना। ऐसा नहीं हो कोई आपने हवा खा ली, आपने सांस ले ली, दूसरे के पास नहीं बची, राइट। सो दीज गुड्स आर योर फ्री गुड। हालांकि दे आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्री। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का सिलेंडर इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्री। आपको इसको क्रिएट करने में भी हो सकता है कॉस्ट लगानी पड़े, बट इट डज नॉट, ठीक है, availability of it to one person does not eliminate the chances of it being available to the other person, your free good। next, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, राइट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। यार इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। आप ना कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, है ना, तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, और ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी ये ऐसे ही चलता रहेगा कारवां तब तक जब तक अपना प्री ना आ जाए। प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है, and make it your last attempt. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always.